खत्म हो गई होर्मुज की टेंशन, ओमान के साथ डील कर रहा है ईरान, आखिरी दौर बातचीत, और ये बातचीत तकरीबन पूरी हो गई है। और अब खबर ये आ रही है कि पूरी तरह से कंट्रोल में ईरान के आ जाएगा। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी जुड़ गए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स है उसके भी आप एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आलमी सतह पर भी अगर हम देखें तो ग्रुप कैप्टन की बड़ी अच्छी नजर उस पे है और बहुत बेहतर तरीके से वो उसे तबसरा तजिया करते हैं उसका। मैं खैर मकदम करता हूँ। और कैप्टन साहब, क्या लग रहा है अभी? हालात तो कशीदा नहीं, लेकिन जो बातचीत की बात आ रही थी, अमेरिका ईरान में बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, कोई मीडिएटर भी नहीं आ रहा है, लेकिन ओमान और ईरान के दरमियान बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है और वो कंट्रोल करेंगे। और इस पे कोई रिएक्शन भी अमेरिका का नहीं देखने को मिला है। इजराइल भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए। कैसे पूरे मामले को देखते हैं कैप्टन साहब? शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। अच्छी बात यह है कि ओमान बात कर रहा है ईरान के साथ। इसके पहले भी ईरान ने कम से कम 2 बार ओमान के साथ बात करने की कोशिश की। तो या तो बातचीत नहीं हुई थी या बातचीत ओमान अलग रास्ते पे जा रहा था अमेरिका की शह में। तो अभी जो बातचीत हो रही है उसमें हम समझ सकते हैं कि ये मान लिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और ओमान मिलकर जॉइंट कंट्रोल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो शायद इसमें थोड़ी बहुत बैकिंग अमेरिका की होगी, क्योंकि ओमान इस तरह की कोई भी बड़ी पहल बिना अमेरिका से हरी झंडी देखे हुए नहीं करेगा। मोटा-मोटा अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि ओमान की जो खाड़ी है, वहाँ से अगर कोई जहाज़ पर्शियन गल्फ की तरफ जा रही है, यानी हिंद महासागर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगा के अगर कोई जहाज़ पर्शियन गल्फ जा रही है, तो उस वाले चैनल को, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तर की तरफ है, ईरान की तरफ है, उस चैनल को, उस रास्ते को, समुद्री रास्ते को ईरान कंट्रोल करेगा। और इसी तरह से जब कोई जहाज पर्शियन गल्फ से बाहर जा रहा है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर वो ओमान की खाड़ी, फिर अरब सागर, फिर हिंद महासागर की तरफ जाना चाहता है, तो वो जो चैनल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो कि दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है, ओमान के साथ है, उस चैनल को ओमान कंट्रोल करेगा। तो इसमें ओमान को भी बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ओमान को जो कंट्रोल करने की ताकत दी जा रही है, वो एमओयू के एजेंडा नंबर 5, 5वें पॉइंट में अमेरिका ने वो ताकत ओमान को पहले से ही दी हुई है। अगर हम एमओयू का 5वां बिंदु पढ़ें, अब ईरान भी शायद इस अरेंजमेंट को मान जाए, क्योंकि दुनिया भर से शिप्स आएंगे, वो हिंद महासागर के यहाँ से अरब सागर पहुंचेंगे, फिर स्ट्रेट ऑफ ओमान की खाड़ी में पहुंचेंगे। ओमान की खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उन्हें ईरानियन अथॉरिटीज से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर करें। तो जब वो एंटर करेंगे तो उन्हें जो राइट साइड का चैनल है, हम कहते हैं स्टारबोर्ड, दाहिने तरफ का चैनल है, वो लेना है, जो कि ईरान की कोस्टल एरिया से लगा हुआ है। अब जाहिर बात है, ईरान ने कह दिया कि वो दुनिया के सारे देशों को वहां से जाने देगा पर्शियन गल्फ की तरफ, बशर्ते वो पहले वहां पर रजिस्टर कराएं। यानी वो जहाज जब हिंद महासागर से अरब सागर आएगा, अरब सागर से ओमान की खाड़ी तक पहुंचेगा, मकरान कोस्ट तक पहुंचेगा, उसके पहले ही वो ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अथॉरिटी है उससे परमिशन ले लेगा
कि मैं जापान का शिप हूँ, जापान में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जापान का झंडा होगा, मैं ओकिनावा से आ रहा हूँ, मैं कुवैत जा रहा हूँ, कुवैत से कच्चा तेल लेके वापस जाऊँगा और फिर ईरान बोलेगा जाओ। ये है कुल अरेंजमेंट। अब ईरान हो सकता है कुछ शर्तों के हिसाब से किसी-किसी जहाज को या किसी-किसी देश के जहाज को अरब सागर से पर्शियन गल्फ में ना जाने दे। अब ये कौन से देश होंगे जिनको ईरान रोक देगा या कौन-सी ऑयल कंपनी होगी या टैंकर होगा जिसको ईरान रोक देगा? डिटेल्स अभी भी ईरान ने बताई नहीं हैं। लेकिन जो पास्ट ट्रेंड है पिछले 5 महीने का, ईरान भारत, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और दुनिया के बाकी सारे देशों के जहाज़ों को भी जाने देता है, आने देता है, रोकता नहीं है, अगर उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। ईरान क्या करता है, उनको एक टोकन नंबर दे देता है, जाओ और अपना ट्रांसपोंडर ऑन रखो और वो शिप ट्रांसपोंडर ऑन रखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में घुस जाता है। अगर आईआरजीसी की नेवी चैलेंज करती है, तुम कौन हो? कहाँ से जा रहे हो? तो वो जवाब शिप का कैप्टन ऐसे दे देता है कि मैं ऑलरेडी आपके यहाँ रजिस्टर्ड हूँ, मेरा टोकन नंबर 97 है। तो आईआरजीसी भी उस पर कोई रोक नहीं लगाती है, हमला नहीं करती है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन रहा है। जी डॉक्टर रिजवी? जी बिल्कुल और ये एक बात मैंने भी यही बात कही थी कैप्टन साहब कि बगैर अमेरिका के मुमकिन नहीं है। लेकिन ये अगर अमेरिका इसमें शामिल है खामोशी से, शोर मचा के तो नहीं है, तो ये इज़राइल के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि इज़राइल कभी नहीं चाहेगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे पूरा कब्ज़ा हो। अ, ये इस तरह का मुआहदा क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ढील दी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ तो फिर बाकी चीज़ों पे भी अमेरिका का रुख जो है वो थोड़ा नरम होगा और ऐसे में मुआहदा हो जाएगा। इज़राइल के लिए फिलहाल ये ठीक अच्छे साइन नहीं है। तो इसको किस तरह से माना जाए और ये कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर अगर हम देखें शॉर्ट में ही कि ये ईरान की कितनी बड़ी कामयाबी होगी अगर कंट्रोल कर लेता है क्योंकि यही ईरान नहीं रुकेगा। बाबुल मंदब जो रेड सी है वहां पे भी अंसारुल्लाह ने अब ये ऐलान कर दिया है कि हम भी इसको कंट्रोल करेंगे और हम भी टैक्स लगाएंगे। ये वहां पे और कोई उसे खुलवा नहीं सकता। देखिए 14 मुल्कों का सऊदी ने कहा हम अपना संगठन बनाएंगे करेंगे। अरे भाई पूरा यूरोपीय यूनियन लग गया था जब 19 महीने तक रेड सी को बंद कर रखा था अंसारुल्लाह अलाउती। अमरीका लगा हुआ था, इजराइल लगा हुआ था, लेकिन आखिर में अमरीका को हूतियों से समझौता ही करना पड़ा था। तो ऐसे में सऊदी अरब 14 मुल्कों का संगठन बना करके उसे उबूर कर लेगा, मुझे लगता नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबुल मंदब की तरफ भी ये कारवां ये बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इन पे ये पूरी एक बड़ी इजारादारी साबित होगी और ये इजराइल के लिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर सब उसको मान गए तो फिर ये जो मंसूबे बना रहे हैं बेन गुरियन कनाल की या अलग पाइपलाइन की इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा लोग टैक्स दे करके आराम से निकलेंगे। कैप्टन साहब जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, जहाँ तक बाब अल मंदेब की बात है, देखो ईरान यानी हूती फिलहाल किसी शिप को रोक नहीं रहा है। सिर्फ उन शिप्स को रोक रहा है जो कि लाल सागर में घुसने के बाद सऊदी बंदरगाह जा रहे हैं या ईरान फिलहाल यानी हूती फिलहाल बाब अल मंडेब को किसी जहाज को रोक नहीं रहे हैं सिवाय उनके जो कि सऊदी पोर्ट से निकल कर आ रहे हैं। अब सवाल है 14 देश का कोलिशन। देखिए नाम के वास्ते 14 देश हैं, उसमें सऊदी ने जो टीम बनाई है उसमें ना तो अमेरिका है, ना यूरोप का कोई देश है, ना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान है। ये 14 देश मैं लिस्ट देख रहा था, ये सब पाकिस्तान, कुवैत, मोरक्को, सूडान, इन लोगों के पास एक पानी का जहाज छोड़ दीजिए, इनके पास एक नाव भी नहीं है।
तो अब मैं वो पूरी लिस्ट 14 की पढ़ रहा था, मेरे को तो गुदगुदी हो गई, हंसी आ गई जोर से कि ये 14 देश जो हैं, इनमें से आधों के पास तो लुंगी नहीं है, आधों के पास लंगोट नहीं है। तो वो पूरा इर्रेलेवेंट है, उनका बाबल मंडे पे हूती के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते ये लोग, सिवाय डिप्लोमेटिक बयानबाजी के। देखिए, बहुत बड़ा फैक्टर डॉक्टर रिजवी सीरियसली स्पीकिंग ये है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान जब कोई अमेरिकन शिप घुसने आएगा उसको घुसने देगा? बस यही एक सवाल है कि कल अगर एक यूएस रजिस्टर्ड शिप अमेरिका का झंडा लगाकर अरब सागर में आ जाता है, ओमान की खाड़ी तक पहुंच जाता है और फिर कहता है अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसना चाहता हूं, मैं अमेरिका का जहाज हूं, मेरे जहाज का नाम ये है, मैं अमेरिका का झंडा लगा के जा रहा हूं, मैं यूएई के फलाने फलाने बंदरगाह जा रहा हूं, तो क्या अमेरिकन शिप को ईरान अंदर घुसने देगा? ये बस एक ही सवाल है, इससे तय हो जाएगा कि अगला राउंड में क्या होने वाला है। अगर ईरान जाने देता है तो अच्छी बात, अगर ईरान उसको जाने नहीं देता है, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देता है, यानी जाने नहीं देता, फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या अमेरिका का जो शिप है वो ओमान की खाड़ी से वापस लौट जाएगा, या अमेरिका फिर से गुस्से में आके बमबारी चालू कर देगा? तो पूरा, जब हम कहते हैं कि ओमान में और ईरान में एक समझौता हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, लेकिन उसमें एक ही पेंच पे आके पूरा प्रपोजल फेल हो सकता है, गिर सकता है कि अगर ईरान ने अमेरिकन जहाज को अंदर जाने से रोक दिया तो क्या वह जहाज वापस चला जाएगा? क्या अमेरिका चुपचाप बैठा रहेगा, मान लेगा? क्या अमेरिका बमबारी नहीं करेगा? जी, डॉक्टर रिजवी। खबर और आई थी कैप्टन साहब, उस पे हम सब ने बड़ी मदम्मत की है, और वो ये कि हुती की तरफ से एक इंडियन शिप को निशाना बनाया गया था, और वहां पे हालांकि 14 क्रू मेंबर निकल आए, लेकिन वो गर्काब हो गया, डूब गया, ऐसी खबर है। लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है, क्यों इंडियन शिप को निशाना, जबकि इंडिया तो कभी कुछ बोलता नहीं है, इंडिया का कोई लेना देना नहीं था, फिर ये निशाना, क्या वजह, क्या चूक है या जानबूझ करके, क्या इसके पीछे हो सकता है कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, बहुत ही डरावना हमला किया है हुती ने, इंडियन शिप डूब गया। जहां तक ईरान की बात है, उसने बार बार ये बयान दिया कि इंडियन शिप्स को कहीं पे भी रोका नहीं जाएगा। हूती ने भी ऐसा कहा था कि वो सिर्फ दुश्मन देशों के जहाजों पर हमला करेंगे, जो जहाज ईरान के दोस्त देशों का है उस पर हमला नहीं करेंगे। अब मैं इस वीडियो को बार बार बहुत ध्यान से देख रहा था, मुझे उस जहाज पर हिंदुस्तान का झंडा नजर नहीं आया, ना डूबने से पहले, ना डूबने के बाद, ना दाएं। दो तीन उसकी वीडियोस हैं, एक दाएं से दिखाता है, एक सामने से दिखाता है, एक बाएं से दिखाता है, एक तब दिखाता है जब वो ऑलरेडी पानी में आधा डूब चुका है, झुका हुआ है। मुझे उसमें इंडिया का झंडा नजर नहीं आ रहा। एक तो ये बात है। दूसरी बात, डॉक्टर रिजवी देखिए, बैटलफील्ड है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है। क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसने ईरान को, आईआरजीसी को, और हूती का जो पोर्ट ऑफ अदन में हूती ने अपना ऑफिस खोला हुआ है, कंट्रोल ऑफिस, तो क्या हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने हूती का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है पोर्ट ऑफ एडन में, उसको समय रहते ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि भारत का ये जहाज वहां से गुजर रहा होगा? कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया है। जी, डॉक्टर रिजवी।
भी ये लगता है क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुक से मुझे नहीं लग रहा है यमन हो या ईरान हो, इनका बहुत क्लियर मैसेज है और आने वाले दिनों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान से पहले भी ईरान कह चुका है हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और जैसे पहले चलता रहा है वैसे ही चलेगा और हिंदुस्तान और ईरान के ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इस पे ज़ाहिर-सी बात है हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है माइनॉरिटीज़ की तो उनका भी प्रेशर होगा कि आप हिंदुस्तान को टैक्स मुक्त मुक्त करो ऐसा मुझे लग रहा है और ये बिल्कुल आपने सही कहा कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई होगी कि जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है कैप्टन साहब वो ये कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बातचीत का सिरा नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा लग रहा है कि उलझावे में बातचीत का सिरा गुम हो गया ईरान और अमेरिका के दरमियान। क्या क्या आपको कहीं कोई सिरा नज़र आ रहा है इस उलझे हुए कई बार हम लोगों ने पतंगे उड़ाई हैं, आपने भी उड़ाई होंगी, तो उसमें धागा उलझ जाता है तो सिरा नहीं मिलता, कि ऐसा कौन-सा सिरा मिल जाए कि जिससे आसानी से हम ये डोर को सुलझा लें। कहीं आपको मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है देखिए आप बहुत सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं और मुझे लग रहा है आप ज़रूर वो सिरा ढूँढ के निकालेंगे। अगर हो तो ज़रूर बताएँ हमारे व्यूवर को। कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी देखिए बातचीत होगी। पूरा दारोमदार ईरान भी इंतजार कर रहा है अमेरिका से बात करने का। अमेरिका भी बातचीत करने के लिए इशारे दे रहा है, लेकिन वो भी इंतजार कर रहा है। दोनों ही मुल्क इंतजार कर रहे हैं कि पहले ओमान के साथ जो ये समझौता होना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कौन कंट्रोल करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा, ओमान का क्या रोल होगा, ईरान का क्या रोल होगा। जब वह समझौता फाइनल स्टेज में आ जाएगा या साइन हो जाएगा, उसके बाद ही ईरान अमेरिका से बात करेगा या अमेरिका ईरान से बात करेगा। जी। मुझे लग रहा है कि बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। बातचीत के बगैर मुमकिन नहीं है। एक और खबर जो अमेरिका से है कैप्टन साहब वो ये कि वहाँ पहली बार मुस्लिम सेनेटर जो है मिशिगन से, इत्तेफ़ाक से मिशिगन मेरा जाना भी हुआ है। तो स्विंग स्टेट ज़्यादातर मैं गया हूँ। यहाँ जो मिशिगन में पहली बार ऐसा उसको इतना हौवा क्यों बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि दरअसल ये भी इज़राइल या नेतन्याहू मुखालिफ है जिस तरीके से दौरान ममदानी मेयर बन करके आए थे, वैसे ये भी जीत करके आए। तो क्या इसे इसलिए ये बड़ी बात है कि एक चेंज अमेरिका में नज़रियाती सतह पर हो रहा है? देखिए, वहाँ मुस्लिम हो या कोई हो, मैं जा करके आया हूँ, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो इस तरीके के नहीं जैसे हिंदुस्तान और दूसरी जगह। वहाँ मुस्लिम और दूसरे कौम बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रैंक, बहुत आज़ादाना मिज़ाज के लोग हैं। बराए नाम ही मुस्लिम हम कह सकते हैं। तो लेकिन फिर भी एक टैग तो है कि वहाँ पे भई अब सैयद साहब वहाँ जीत करके आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई एक चेंज है? क्योंकि वो जो हैं सैयद साहब जिनके बारे में बात हो रही है बताया जा रहा है कि वो अल सैयद जो है वो प्रोग्रेसिव माइंड के हैं। ये इनके लिए बहुत खतरनाक है, इज़राइल के लिए। कैप्टन साहब। हाँ, डॉक्टर रिजवी अल सैयद साहब जो हैं प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट भी हैं, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग डिज़ीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर दिया जाए, उसके रिसर्च पर लगाया है। और बाद में जब वो पब्लिक लाइफ़ में आए तो अमेरिका की जो फेडरल फंड है या मिशिगन स्टेट फंड है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करके उनकी जो हेल्थ सर्विसेज़ हैं, अलग-अलग हॉस्पिटल्स हैं, उनको कैसे और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाया जाए और दुरुस्त किया जाए, इस पे काम किया है। अब वो डेमोक्रेट्स के कैंडिडेट चुने गए। देखिए प्राइमरीज़ में होता क्या है ये सिस्टम अमेरिका में बहुत ही पिक्यूलियर है जो कि दुनिया के दूसरे डेमोक्रेसीज़ में नज़र नहीं आता है। इंडिया में भी नहीं है। अमेरिका में जब कोई एक कैंडिडेट को खड़ा करना है एक जगह से समझिए रिपब्लिकन पार्टी को, तो सिर्फ़ रिपब्लिकन पार्टी के लोग एक जगह मिलते हैं और रजिस्टर्ड जो वोटर होते हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वो आपस में ही वोटिंग करते हैं, अपनी-अपनी।
और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते हैं, वोटिंग होती है, सारे जो रिपब्लिकन पार्टी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो वोटिंग करते हैं, उनमें जो जीतता है उसको उस जगह से रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट बनाकर फाइनली पेश किया जाता है। ये एक बहुत अद्भुत सिस्टम है जो कि हमारे इंडिया में हम लोगों को समझ नहीं आता है। तो डेमोक्रेट्स जो हैं ये उनकी इंटरनल इलेक्शन है प्राइमरीज में, जिसमें ठीक है कोई भी खड़ा हो सकता है, 5, 10, 15 डेमोक्रेट्स खड़े हो जाते हैं और जितने उस एरिया में रजिस्टर्ड डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं वो लोग वोटिंग करते हैं। उस वोटिंग में अल सैयद साहब जीते हैं। अब जाहिर बात है कि इससे डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक्सट्रीम राइट विंग मोरलेस से बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ पर बोलते नहीं हैं, बट उनका जो मागा प्लान है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बोलते नहीं है लेकिन छुपा हुआ है कि एक तो बंदा सफेद चमड़ी वाला होना चाहिए, दूसरा बंदा जो है वो क्रिश्चियन होना चाहिए। तो वो बोलते क्यों नहीं है वो समझना पड़ेगा। रिपब्लिकन पार्टी को कुछ अश्वेत लोग सपोर्ट करते हैं, इंडियन भी हैं, और रिपब्लिकन पार्टी को कुछ दूसरे धर्म के लोग भी सपोर्ट करते हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, फंडिंग भी करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप खुल के नहीं बोलते क्योंकि फिर ये जो उनके सपोर्टर्स हैं नाराज हो जाएंगे, लेकिन उनके दिल में है और उनका जो इनर सर्कल है कि भाई बंदा हो तो सिर्फ सफेद चमड़ी वाला होना चाहिए, जिसे हम कॉकेशियन ब्लड कहते हैं। देखिए यूरोपियन की जो ब्लड है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं कॉकेशियन। तो उनका ये है कि बंदा उसका डीएनए कॉकेशियन होना चाहिए और क्रिश्चियन होना चाहिए। अब जाहिर बात है इजराइल जो है, इजराइल को तो हमेशा अगर मुस्लिम कहीं पे भी ये जीत रहा है तो इजराइल को हमेशा, वो न्यूयॉर्क मेयर ममदानी साहब से अभी तक डरे हुए हैं। इजराइल का वो स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स है। दुनिया में कहीं पे भी, यूरोप में भी अगर कोई कल मुस्लिम कैंडिडेट कहीं आगे बढ़ जाए, जीतना लग जाए कहीं पर भी, तो इजराइल का स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स होता है कि वो जो है ही हेट्स ज्यूज। जी फिलहाल जो है बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल पे अपने बहुत ही बेहतर तरीके से चीजों को पेश किया। इंशाल्लाह फिर कोई अपडेट होगी उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।